गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे, होप करता हूँ। घर में रहिए और अपनी फैमिली और अपना खुद का ख्याल रखिए। तो वेलकम बैक टू माय चैनल सीजी बोर्ड क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th के फिज़िक्स का सबसे पहला यूनिट, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आपके दो चैप्टर हैं, एक है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और दूसरा है कैपेसिटेंस। आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से और धीरे धीरे करके क्लास 11th, क्लास 10th, 9th सारे लेक्चर आपको मैथ्स और साइंस से रिलेटेड मिलते जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज स्टार्ट करते हैं आपका पहला चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो आपको सभी को पता होगा कि फिज़िक्स की एक ब्रांच है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है बेटा? ये आपका ऑलमोस्ट 12 का 70% पार्ट कवर अप कर लेता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फर्दर डिवाइड है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और दूसरा है इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। जैसे ही नाम सजेस्ट करता है, स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। अगर आपकी बॉडी रेस्ट पे है या चार्ज आपकी रेस्ट पे है, वो फील्ड ऑफ स्टडी कहलाती है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब चार्ज आपका मोशन में आ गया, मूव करने लग गया, मतलब एक तरह से करंट फ्लो होने लग गया, तब वो आपकी फील्ड ऑफ स्टडी कहलाती है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स तो हम बाद में कवर अप करेंगे। इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर आप देख सकते हैं जैसे इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिव करंट, ये सब कवर हो जाएगा। अभी स्टार्टिंग के 2 यूनिट आपके डिपेंड करते हैं जब चार्ज आपका रेस्ट पे है। मतलब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? चार्ज पढ़ना है, चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, गॉस लॉ, ये सब आपको कवर अप करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। उसके बाद आपका बचेगा 12th के फिजिक्स में वेव ऑप्टिक्स, और वेव ऑप्टिक्स के बाद लास्ट पार्ट आता है आपका मॉडर्न फिजिक्स। तो ये सब हम धीरे धीरे करके सारे चैप्टर्स कवर अप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर आपका, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो जैसे चार्ज, पहले चार्ज समझते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, चार्ज का मतलब है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का मतलब ये होता है बेटा कि आप इस पर कोई फर्दर रिसर्च नहीं कर सकते। अगर मैटर प्रेजेंट है, उसके अंदर चार्ज प्रेजेंट होगा। जैसे 1+1 2 होता है, ये रिसर्च कर चुका गया है, इसका रिजल्ट आ चुका है कि 1+1 मिलके 2 होगा। इस पर कोई आप फर्दर रिसर्च नहीं करते। सिमिलरली चार्ज भी एक मैटर की प्रॉपर्टी है, वो उसके अंदर पहले से प्रेजेंट है, उस पर कोई फर्दर रिसर्च नहीं होगा। और अगर दूसरे लैंग्वेज में इसको डिफाइन करें तो क्या है, एक तरह चार्ज एक तरह की प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, जिसकी वजह से वो किसी दूसरे मैटर पे या दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है। जैसे ये 2 चार्ज हैं, अगर दोनों का नेचर पॉजिटिव है, तो जैसे मैग्नेट में होता है, सिमिलर भी यहाँ पे वही होगा। लाइक चार्ज यहाँ पे क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो Q1 चार्ज Q2 चार्ज पे एक तरह का फोर्स लगाएगा, और ये क्या फोर्स है? इनविजिबल फोर्स है। जैसे मैग्नेट में होता है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर का अगर कोई बॉडी आती है तो उसको या तो अट्रैक्ट करती है, रिपेल करती है। सिमिलरली चार्ज में भी ऐसे होता है। अब ये फील्ड वील्ड क्या होता है, ये हम बाद में इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल बस इतना समझ लीजिए कि चार्ज क्या है, एक तरह की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, और दूसरी लैंग्वेज में बोले तो एक ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है जिसकी वजह से वो दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाता है। ठीक है, और कुछ जान लेते हैं चार्ज से रिलेटेड। जैसे चार्ज को आप किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल Q या स्मॉल q, आप बोथ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? तो कूलम्ब है, कैपिटल C से दिखाते हैं इसको। और चार्ज कैसी क्वांटिटी है? एक तरह की स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, चार्ज एक तरह की स्केलर क्वांटिटी है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं चार्ज का नेचर। जैसे चार्ज का नेचर क्या होता है, जैसे अभी मैंने बताया, जैसे मैग्नेट में होता है, सिमिलरली चार्ज भी 2 टाइप के हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक आपका होता है नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज मतलब अगर लाइक चार्जेस हैं, पॉजिटिव के पास पॉजिटिव रखा है तो क्या करेगा, वो रिपेल करेगा, और नेगेटिव के साथ नेगेटिव रखा है तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जैसे मैग्नेट में होता है, सिमिलरली चार्ज में भी ऐसे होता है। लाइक चार्ज विल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज विल अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं चार्ज से रिलेटेड। तो चार्ज आपकी स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। इस पे हम आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल तो अभी इसको छोड़ दो। जब मैं आप लोगों को करंट पढ़ाऊँगा, करंट के टाइम में आपको ये वाली बात फिर से बताऊँगा कि चार्ज के फ्लो होने से आपका करंट फ्लो होता है, ये तो सभी को पता है। अगर चार्ज मोशन में है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट जा रहा है। अगर करंट इधर फ्लो हो रहा है तो चार्ज उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। चार्ज का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से। तो वो जब करंट पढ़ाऊंगा तब मैं आपको ये चीज़ और अच्छे से समझाऊंगा क्या है ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को क्यों नहीं फॉलो करता है, उसी वजह से इसको स्केलर क्वांटिटी बोला जाता है। अब आते हैं, आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्जिंग। ये आई थिंक आप सभी को पता होगा, फिर भी चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्जिंग क्या कहता है, जैसे आप सब ने पता होगा क्लास 9 क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एक एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने जब भी देखा होगा किसी भी एटम का, तो उसके सेंटर में आपको पता है क्या होता है, एक प्रोटॉन, प्रोटॉन के साथ होता है न्यूक्लियस। प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव और न्यूक्लियस एक तरह का न्यूट्रल एटम है। अब प्रोटॉन के आजू बाजू जो ऑर्बिट्स होते हैं जिनमें आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट्स या इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट्स। और इन्हीं ऑर्बिट्स में आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड होते हैं। और ये किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन, ये आपके सारे प्रोटॉन्स के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो सेंटर में हो गया आपका न्यूक्लियस और उसके अराउंड ऑर्बिट, और ऑर्बिट में आपके क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन। तो एक्चुअली होता क्या है कि माना जाता है कि होल मास ऑफ द एटम, जो भी एटम का मास है, इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। वो सेंटर पे कंसंट्रेटेड अज्यूम किया जाता है, और जिसको आप बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आपका क्या क्या कंटेन करता है, एक है प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। प्रोटॉन आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस आपका न्यूट्रल, वहीं से उसका नाम आया न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं है, ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। न्यूक्लियस के अराउंड जो ऑर्बिट है उसमें आपके इलेक्ट्रॉन कंटेन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या होता है, नेगेटिव। प्रोटॉन का नेचर पॉजिटिव। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके एक एटम में प्रेजेंट होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दैट इज़ वाई आपका जो एटम होता है वो क्या होता है, एक तरह से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जितने इलेक्ट्रॉन है उतनी प्रोटॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो न्यूट्रल कहलाएगा क्या, नहीं, वो नेगेटिवली चार्ज कहलाने लगेगा। अगर प्रोटॉन बढ़ गया तो पॉजिटिवली चार्ज एटम हो जाएगा। तो ये सब बातें आप लोग को पता है, छोटी क्लास में आपने बेसिक्स में ये सब पढ़े हैं। उसके बाद फर्दर एक चीज़ और है जो आप लोग को शायद इतना टर्म आप लोगों ने नहीं सुना होगा, पर 10th में हल्का सा बेसिक देखा होगा। जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बेटा, वो किस में किसके बीच होगा, डेफिनेटली प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा ना। अनलाइक चार्ज जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच एक तरह का फोर्स होगा, बाइंडिंग फोर्स। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा क्योंकि अपोजिट चार्ज है, और उसी वजह से क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉन होल्ड करते हैं इस ऑर्बिट में। ठीक है, तो सेंटर से आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है जो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखा होता है। पर जैसी जैसी ऑर्बिट का साइज़ बढ़ना स्टार्ट होता है, डिस्टेंस बढ़ने लग जाता है, और डिस्टेंस बढ़ने की वजह से सेंटर से आपके जो डिस्टेंस है बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लग जाता है। और ये कैसे कम होता है, तो ये वेरी करता है 1/d² से। डी इज़ वॉट, यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो जैसी जैसी डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, ऑर्बिट इंक्रीज होते जाएंगे, एटम का साइज बढ़ते जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेंटर और आउटर मोस्ट ऑर्बिट कम होता जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कई बार बाहर निकल के आ जाते हैं आपके एटम से। तभी तो वो फ्री चार्ज आपको मिल पाते हैं। और यही फ्री चार्ज क्या कहलाते हैं आपके, यही क्या कम करते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो आप लोग ने देखा होगा कि मेटल्स जितने भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाते हैं। क्यों, ये मेटल्स का अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर देखें, एक मेटल और नॉन मेटल में अगर कंपेयर करें, तो मेटल का एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो ऑर्बिट होता है वो नॉन मेटल के कंपैरिजन काफ़ी वाइड होता है। जैसे नॉन मेटल्स में अगर 2 ऑर्बिट है लेकिन वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, पास पास होते हैं कंपैरेटिवली मेटल के। अब डिस्टेंस, और उसकी वजह से क्या होता है, मेटल्स में डिस्टेंस बढ़ने की वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आपके दूर हो जाते हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो बाहर आ जाते हैं और आपको फ्री चार्ज कैरियर मिल जाते हैं। और फ्री चार्ज की वजह से ही क्या हो पाता है, आपका करंट कंडक्ट हो पाता है किसी भी कंडक्टर के अंदर। ठीक है, तो यही आपका इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्जिंग, और ऐसा कुछ नहीं है। इसके आगे कुछ सिंबल हैं वो आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक एटम के अंदर 3 ही पार्टिकल होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन, या तो प्रोटॉन, या तो न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को आप स्मॉल e से डिनोट करते हो, प्रोटॉन को p से, न्यूट्रॉन को n से। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम चार्ज होते हैं, बस नेचर अलग होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सिमिलर होता है प्रोटॉन में भी। और न्यूट्रॉन तो आपको पता है न्यूट्रल है, तो उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31 kg, और प्रोटॉन का मास 1.67 × 10⁻27 kg। अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कंपेयर करें तो प्रोटॉन का मास काफ़ी ज़्यादा है किसके, इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। और न्यूट्रॉन का मास 1.67 × 10⁻27 kg। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इक्वल होता है, और कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन के इनका मास बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये आप लोग को वैल्यूज़ ऐसी हैं कि आप लोग को बाय हार्ट याद होनी चाहिए। 11th 12th पूरा हर जगह ये वैल्यू काम आएगी। तो ये आप लोग को 100% याद होना चाहिए, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। चलिए नेक्स्ट समझ लेते हैं।
अभी मैंने जैसे कहा कंडक्टर्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो अलाउ करते हैं क्या, फ्लो ऑफ चार्ज को टू पास थ्रू दैम। अगर उनके पास चार्ज नहीं रहेगा तो वो कंडक्ट नहीं कर पाएंगे एक इलेक्ट्रिसिटी को। तो कोई भी कंडक्टर है तो उसके अंदर आपके क्या होते हैं, बहुत सारे फ्री चार्ज कैरियर होते हैं बेटा, और ये फ्री चार्ज कैरियर के मोशन से ही आप लोग का करंट फ्लो होता है, सिंपल से टर्म्स में बोले तो। सो एक कंडक्टर क्या करता है आपका, टू इट अलाउज द फ्लो ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू दैम। कैसे अलाउ करता है, क्योंकि इनके पास डेफिनेटली बहुत सारे फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और कंडक्टर कैसे सब्सटेंस होते हैं, जनरली मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं आप देख लीजिए, जितने भी मेटल्स हैं आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, रीज़न यही है बिकॉज उनके पास बहुत ज़्यादा फ्री चार्ज होते हैं। अब आ जाते हैं, नेक्स्ट है आप लोग का इंसुलेटर। अब इंसुलेटर क्या होता है, जस्ट अपोजिट टू कंडक्टर, इट डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज। और इंसुलेटर आपके डाई इलेक्ट्रिक भी कहलाते हैं। डाई इलेक्ट्रिक मतलब रिलेटिव परमेबिलिटी वाली बात आ जाती है यहाँ पे। अब ये क्या होता है ये आगे पढ़ेंगे। तो डाई इलेक्ट्रिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अलाउ नहीं करते फ्लो ऑफ चार्ज को। वो एक अलग ही कॉन्सेप्ट है डाई इलेक्ट्रिक का, क्या होता है हम आगे समझेंगे इसको। फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि इंसुलेटर को डाई इलेक्ट्रिक भी बोला जाता है। अब फॉर एग्जांपल वुड, रबर, ग्लास, प्लास्टिक, पैराफिन वैक्स और भी बहुत सारे एग्जांपल है, ये सारे आपके इंसुलेटर के अंदर आ जाते हैं। अब देखते हैं आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, पहला टॉपिक इस चैप्टर का, जिसको बोल सकते हैं आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये एग्जाम में बहुत पूछता है, खासकर बोर्ड एग्जाम का तो फेवरेट क्वेश्चन है। तो पहला देखो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में आपको 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ाऊंगा, वो 3 प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे से आपको याद होनी चाहिए। पहला है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, मतलब कंजर्वेशन बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं आप, कुछ नया नहीं है आपके लिए। कंजर्वेशन मतलब चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट कैन बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफर्ड। जैसे आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैटर के लिए बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए बोलते हैं। सिमिलरली चार्ज भी कैसा है, क्योंकि मैटर देखो, मैटर में आपका चार्ज प्रेजेंट है, अगर मैटर है तो उसके अंदर चार्ज होगा। तो अगर आपको मैटर पूरे यूनिवर्स का कंजर्व है तो अल्टीमेटली चार्ज भी क्या होगा, कंजर्व ही हो जाएगा। तो ये तो सिंपल सी सोचने वाली बात है। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि चार्ज हम बना नहीं सकते, ना तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस वो ट्रांसफ़र हो सकता है वन पार्टिकल या वन एटम टू अनदर। और अगर सिंपल से लैंग्वेज में बोले तो टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब जिसकी बाउंड्री कैसी हो, नॉन कंडक्टिंग हो। इसकी बाउंड्री कैसी हो बेटा, नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, तो वो कहलाता है आपका आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लो, मान के चलो आपने एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया, उसके अंदर आपने 2 कूलम चार्ज, 3 कूलम चार्ज, माइनस और 5 कूलम चार्ज को रख दिया, और उसको अच्छे से एकदम शेक कर दिया। बॉडी को शेक करने से क्या होगा, वो आपस में टकराएंगे, एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे। और उसके बाद आपने जब रखा तो आपने देखा कि कुछ चार्ज का ट्रांसफ़र हो गया। एक बॉडी में आ गया 3 कूलम चार्ज, एक में आ गया 1 कूलम चार्ज, और एक है चार्ज जो है क्यू, आपको नहीं पता क्या है, तो निकालना है। तो बस यहाँ पे क्या कर दो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा दो। चार्ज बिफोर शेकिंग विल बी इक्वल टू चार्ज आफ्टर शेकिंग। तो बिफोर शेकिंग कितना था, +2, 5, -3, और आफ्टर शेकिंग 3, 1 और क्यू। जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो क्यू देखो आपको क्या मिलता है, 0 कूलम, 0 कूलम। तो ये आपने कैसे निकाला, एक्चुअली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से ही निकाल पाया, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे थोरियम का एक एग्जांपल दिया है। थोरियम का, अगर थोरियम डिसोसिएट हो रहा है 2 पार्टिकल में, एक है अल्फ़ा और एक साई, तो यहाँ पे अल्फ़ा का अगर 2 है एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली साइन का क्या हो जाएगा, 88। कैसे निकाला आपने, अगेन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। अगर 2 इसको चार्ज मिल रहा है अल्फ़ा को, तो साइन के पास कितना होगा, 88 होगा, ठीक है, बिकॉज सेम चार्ज बिफोर डिसोसिएशन विल बी इक्वल टू चार्ज आफ्टर डिसोसिएशन। तो यही होता है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। अगर पूछे तो ये 2 एग्जाम्पल आप दे सकते हैं एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी बहुत ईजी, एडिटिविटी। एडिटिविटी मतलब जैसे चार्ज है, क्या उसको कोई स्पेशल लॉ से ऐड करना पड़ता है, नहीं, सिंपल। जैसे चार्ज आपका एक दिया है 2Q, एक चार्ज है आपका 3Q, और एक चार्ज है आपका 5Q, -5Q। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज़ द रिजल्टेंट चार्ज, तो क्या करोगे, सिंपली उसको ऐड कर दोगे, 2 + 3 - 5 कितना होता है, 0। तो इसमें कोई अलग से कोई लॉ नहीं लगाना है, कोई डायरेक्शन नहीं देखना है, कोई वेक्टर वाला लॉ नहीं लगाना है, सिंपली रूल ऑफ अलजेब्रा से ये ऐड हो जाता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जिसको आप बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, बहुत ईजी है प्रॉपर्टी।
कि चार्ज जब भी चार्ज कैसा प्रेजेंट होता है, चार्ज इज ऑलवेज प्रेजेंट एज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। इंटीजर मल्टीपल मतलब इंटीजर के टर्म्स में होना चाहिए कोई भी चार्ज, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या -1 इलेक्ट्रॉन, -2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस टर्म में इंटीजर के मल्टीपल में होना चाहिए। चार्ज कभी भी क्या फ्रैक्शन में नहीं होगा, जैसे यहाँ पे लिखा है देखिए 2/3 इलेक्ट्रॉन, 1/3 इलेक्ट्रॉन, मतलब चार्ज कभी ऐसे प्रेजेंट नहीं होता। बट हाँ आज की डेट में है, इसी को आप क्या क्वार्क्स भी बोलते हैं। बट अभी फ़िलहाल आपके सिलेबस में कभी इंक्लूड नहीं हुआ है स्टडी, अभी इस पर फर्दर रिसर्च चल रही है। तो जब तक तब तक हम यही मान के चलेंगे कि जो भी चार्ज होता है अभी वो क्या होता है आपका एक तरह से इंटीजर मल्टीपल होता है क्या, किसी भी फंडामेंटल चार्ज का। तो यहाँ से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला आ जाता है Q = ±NE। यहाँ पे n क्या है आपका इंटीजर, 1 2 3 4 -1 2 3 4 इस मल्टीपल में रहेगा, और ये इंटीजर मल्टीपल किसका होगा, फंडामेंटल चार्ज का। तो अब बात आती है कि फंडामेंटल चार्ज क्या है। तो फंडामेंटल चार्ज ये वो चार्ज है दैट इज द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑन द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इंडिपेंडेंटली मतलब जैसे 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन में क्या चार्ज होता है, आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो फंडामेंटल चार्ज is nothing but the smallest charge that can exist in the charge of that is present on the charge of 1 electron, उसी को आप बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। तो आपका जो भी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब चार्ज क्या होगा आपका इंटीजर मल्टीपल होगा किसका, फंडामेंटल चार्ज का। तो यहीं से आपका क्वांटाइजेशन ऑफ का फॉर्मूला जाता है, इसको लिख लेंगे आप लोग, नोट कर लेंगे Q = ±NE। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड एक एग्जांपल देख लीजिए। कैन अ चार्ज ऑफ 4.8 × 10⁻19 बी गिवन टू अ बॉडी। आपसे पूछ रहा है क्या क्या मैं इतना चार्ज किसी बॉडी को दे सकता हूँ, तो बस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लगा दो Q = NE, यहाँ पे Q की वैल्यू रख दो, E की वैल्यू रख दो, N को सॉल्व करो, देखो N को आपने सॉल्व किया क्या मिला 30। क्या 30 इंटीजर वैल्यू है, यस। अगर 30 आपकी इंटीजर वैल्यू आ रही है मतलब इतना चार्ज किसी बॉडी को आप दे सकते हैं। लेकिन अगर ये कोई फ्रैक्शन में आती या डेसिमल में आती, अगर इंटीजर टर्म्स नहीं आता, तो इतना चार्ज आप बॉडी को नहीं दे सकते थे। ठीक है, तो यही होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब। चलिए आज यहाँ पे यह था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, यहाँ पे एंड करते हैं। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट आप लोग का चार्जिंग प्रोसेस, चार्जिंग कैसे किया जाता है किसी बॉडी को, चार्जिंग बाय जैसे कंडक्शन, इंडक्शन, ये सब हम देखेंगे। और उसके बाद आपका कूलम्स लॉ स्टार्ट करेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका चैप्टर का। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटा।